हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ध्यान से देखिए बोर्ड पे। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले हमने डिटर्मिनेंट्स में कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखा था, साथ ही माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो देखते हैं और इनको समझ। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपने कोफैक्टर्स को स्टडी नहीं किया है तो आप जा कर के इससे पहले एक वीडियोस अपलोड है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का, उसको जा कर के देख लीजिए। फिर जा कर के आपको यहाँ पे बात समझ में आएगी। ठीक है। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज़ की अब हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए इज इक्वल टू A11 A12 A13। फिर सेकेंड रो में हम ले लेते हैं A21 A22 A23। फिर A31 A32 A33। यह हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। और A11 के कोफैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A11 से या फिर C11 से। हम यहाँ पर A11 का यूज करेंगे, C का नहीं करेंगे। आप चाहें तो C का कर सकते हैं। डिनोट, कोफैक्टर्स को डिनोट किया जाता है। कोफैक्टर्स जो होता है, कोफैक्टर्स इसको डिनोट जो किया जाता है, डिनोटेड बाय CIJ या फिर AIJ, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि आपको इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू मिल जाएगा। इस डिटर्मिनेंट्स का क्या मिल जाएगा? वैल्यू मिल जाएगा अगर आप किसी भी रो के सभी एलिमेंट को या किसी कॉलम के किसी भी, ठीक है, किसी भी रो के सभी एलिमेंट को या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट को ले लें और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो आपको वैल्यू मिल जाएगा डिटर्मिनेंट्स का। कहने का मतलब ये, अगर हम R1 ले रहे हैं तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A11। तो इसका जो संगत वाला कोफैक्टर्स होगा वो ये होगा A11। तो हमने A11 एलिमेंट लिया तो इसी का कोफैक्टर्स A11 लिया, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया और जोड़ना है। अब R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है? A12। तो इसी का कोफैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि A12 से। ठीक है। प्लस तीसरा एलिमेंट क्या है R1 का? ये है A13। तो हम इसी के कोफैक्टर्स A13 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टीज। हमने यहाँ पे R1 का एलिमेंट लिया, साथ ही R1 का कोफैक्टर्स लिया और जिसका जो कोफैक्टर्स था उसके साथ मल्टीप्लाई करके सभी एलिमेंट्स को हमने जोड़ दिया। ठीक है। आप ऐसा R2 में भी कर सकते हैं, R3 में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब इस तरह, अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं A21, तो इसी का कोफैक्टर से लेना पड़ेगा A21। फिर प्लस दूसरा एलिमेंट क्या? A22। तो इसी का कोफैक्टर से लेना पड़ेगा A22 प्लस A23। इसी का कोफैक्टर से लेना पड़ेगा A23। हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू मिल जाएगा। ये कहता है फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज। आया बात समझ में? ये फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज था। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज क्या कर, हाँ आप कॉलम के अलोंग भी चाहे तो ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप कॉलम के अलोंग लेना चाहते हैं, मान लीजिए हम थर्ड कॉलम ले रहे हैं A13, तो इसी का कोफैक्टर्स चाहिए A13 प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है थर्ड कॉलम में? A23। तो इसी का कोफैक्टर्स चाहिए A23 प्लस A33। तो इसी का ही कोफैक्टर्स चाहिए। तो आपको क्या मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। एक और प्रॉपर्टीज है, वो क्या है? वो ये कहता है, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज, वो ये कहता है कि अगर आप एलिमेंट लीजिए किसी रो का और कोफैक्टर ले लीजिए किसी दूसरे रो का और तब मल्टीप्लाई कीजिए, तब जाकर के आपको डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू है वो 0 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये कि हमने एलिमेंट ले लिया A11, यानी कि R1 का हम एलिमेंट ले रहे हैं और कोफैक्टर्स हम यूज कर रहे हैं R2 का, यानी कि रो 2 का, और हमने कोफैक्टर्स ले लिया A21 और हमने जब इसको प्लस किया फिर दूसरा एलिमेंट क्या है इसका? A12 और हमने कोफैक्टर्स ले लिया इसका A22 प्लस फिर हमने ये एलिमेंट लिया R1 का A13 और कोफैक्टर्स ले लिया इसका A23। जब हम ऐसा करके जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज है।
ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आप एलिमेंट किसी और रो का ले रहे हैं, ठीक है, और कोफैक्टर किसी और रो का ले रहे हैं। कॉलम में भी अगर आप एलिमेंट किसी और कॉलम का ले रहे हैं और कोफैक्टर किसी और कॉलम का ले रहे हैं तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, जीरो होगा अगर आप ऐसा कीजिएगा तो। और अगर संगत संगत लीजिएगा, जिस रो का आप एलिमेंट ले रहे हैं उसी रो का अगर आप कोफैक्टर्स ले रहे हैं तो आपको डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू मिल जाएगा। ये टू ऑर्डर में भी हो सकता है, अगर ये टू ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो ये लास्ट वाला एलिमेंट नहीं आता, ठीक है, ये लास्ट वाला, बस इतना ही पे हो जाता, ठीक है ना। हम इस पे एक एग्जांपल करके आपको हम ये बात समझा देते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, जो प्रॉपर्टीज अभी हमने आपको समझाया था उस पर हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम टू ऑर्डर में करेंगे, इसलिए टू ऑर्डर में करेंगे कि समय कम लगेगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप थ्री ऑर्डर में भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हमने कहा a इज इक्वल टू 3 7 2 9, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाय 2 ऑर्डर, ठीक है। तो पहले आप इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल लीजिए। आप जैसे निकालते हैं तो कैसे निकलेगा इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 27, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 14। 27 से जब 14 को आप माइनस कीजिएगा ये आपको आ जाएगा 13, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट जो कैलकुलेशन का रूल है उस तरीके से निकाला डिटर्मिनेंट्स, तो ये 13 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका कोफैक्टर्स निकालते हैं सभी का। अगर हम कोफैक्टर्स लिखते हैं इस एलिमेंट का, यानी कि अगर हम कोफैक्टर्स लिखते हैं किसका, कोफैक्टर्स ऑफ A11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 3 है, और इस कोफैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं A11 से, ठीक है। तो कोफैक्टर्स का रूल क्या होता है, जिस रो में है उस रो को छोड़ दीजिए और जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ दीजिए, निकला क्या, 9। बात समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं कोफैक्टर्स ऑफ A12, यानी कि फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम, ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे A12 से। ये बताइए ये प्लस होता है, प्लस के बाद कौन सा सिंबल आता है, माइनस, तो हम लेंगे माइनस। अब निकल रहा है किसका, 7 का, इसका हम निकाल रहे हैं इसका, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम कोफैक्टर्स लिख लेते हैं इसका A21 का, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये भी प्लस ऊपर, प्लस के बाद ये क्या होगा, माइनस होगा, A21, इसको भी हम माइनस में लेंगे। अब बताइए क्या निकलेगा, अब हम सेकंड रो पे आ गए हैं, किस रो पे आ गए हैं, सेकंड रो पे, और फर्स्ट कॉलम तो 7 आ जाएगा, और लास्ट A22, इसका कोफैक्टर्स A22, ये देखिए क्या निकलेगा, A22 मतलब 9 का, तो 9 इस रो में है और इस कॉलम में है, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, 3 आ जाएगा, और ये आएगा प्लस में, क्योंकि प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, या फिर नहीं चलेगा, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, तो ये निकल गया कोफैक्टर। इसको हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, क्या निकला, A11 का जो वैल्यू निकला वो निकला 9, A12 का जो वैल्यू निकला वो निकला -2, और A21 का जो वैल्यू निकला वो निकला -7, और A22 का जो वैल्यू निकला वो निकला 3, ठीक है। और हम जो अभी प्रॉपर्टीज समझाए थे वो प्रॉपर्टीज से देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू इतना ही निकलता है कि नहीं निकलता है। तो प्रॉपर्टीज क्या था, हमने कहा था कि इसका वैल्यू मिल जाएगा अगर हम R1 का एलिमेंट यानी कि A11 लेते हैं और इसी का कोफैक्टर्स A11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फिर प्लस कर देते हैं दूसरा एलिमेंट यानी कि A12 से, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी कोफैक्टर A12 से, तो क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। देखिए A11 क्या आपका 3 है, ये तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 3, और A11 जो कोफैक्टर था वो क्या निकला था आपका 9, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 9, फिर प्लस A12 आपका क्या 7, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 ही है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7 डाल दिया। A12 आपका क्या है -2, यहाँ पे हम डाल देंगे -2। इन सबको आप कैलकुलेट कीजिए, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 27, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा 14, ये आपको क्या निकला 13 निकला। इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रू है। चलिए हम सेकंड रो लेकर के दिखाते हैं। अगर हम सेकंड रो ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स हम निकालते हैं सेकंड रो यानी कि A21, इसका कोफैक्टर्स हमको लेना पड़ेगा A21 का प्लस A22, तो कोफैक्टर्स में हमको लेना पड़ेगा A22 का। ध्यान देखिए A21 आपका क्या 2, सेकंड रो का यही एलिमेंट है ना ये, तो हम 2 लिखेंगे, और A21 आपका क्या निकला हुआ है -7, तो हम यहाँ पे डाल देंगे -7, फिर प्लस A22 आपका क्या 9,
और A22 का कोफैक्टर्स आपका क्या निकला हुआ है 3। कैलकुलेट कीजिए, इसको माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस होगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 हो जाएगा, प्लस 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 ही होगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 27 आ जाएगा, 27 से 14 जाएगा, क्या निकलेगा 13 निकलेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया। अगर ये थर्ड ऑर्डर में होता तो एक और ले लेते, आप चेकआउट कीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो सेकेंड वाला प्रॉपर्टीज आपको समझाए थे उसको भी चेकआउट कर देते हैं। हमने सेकेंड नंबर वाला प्रॉपर्टीज क्या समझाया था कि अगर हम एलिमेंट लेते हैं R1 का यानी कि A11 और कोफैक्टर लेते हैं इसका यानी कि A21, और फिर हम दूसरा एलिमेंट इसका क्या होगा A12 और कोफैक्टर्स हो जाएगा A22, तब हमने कहा था वैल्यू मिल जाएगा 0। देखते हैं A11 आपका क्या है 3 और A21 आपका क्या निकला A21 -7 निकला, तो यहाँ डालेंगे -7 प्लस A12 यानी कि फर्स्ट और सेकेंड कॉलम क्या 7 और A22 आपका क्या निकला 3। चलिए इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 3 को -7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा -21 होगा, और ये प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये +21 होगा। बताइए -21 और +21 मिलकर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज। देखिए अब हम देख रहे हैं थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज। थर्ड नंबर ये क्या है, ये जो है कि अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो ये जो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, अगर उसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए और फिर डिटर्मिनेंट्स निकालिए, ये कहता है प्रॉपर्टीज। बस समझ में आया। देखते हैं एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 4 5, पहले हम इसका ऐसे ही डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही अगर हम इसका डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, ये आपको निकल गया -2। क्या निकल गया -2। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स में पढ़े होइएगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, आप उस मैट्रिक्स के सभी रो को कॉलम बना दीजिए या फिर सभी कॉलम को रो बना दीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 3 फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना दिए 2 3। सेकेंड रो क्या 4 5, इसको हम सेकेंड कॉलम बना दिए। अब इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए डिटर्मिनेंट्स ट्रांसपोज का। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये फिर भी कितना आया -2 ही आया। इसीलिए हमने कहा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप ऐसे ही डिटर्मिनेंट्स निकालिए या फिर ट्रांसपोज ले करके निकालिए, दोनों का वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज। अब आगे हम देखते हैं 4 नंबर प्रॉपर्टीज। देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। हमने 2 बाय 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स A लिखा है। इसमें ये जो है आपका ये R1 है और ये जो है आपका ये R2 है और ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। R1 कहने का मतलब पहला रो, R2 कहने का मतलब दूसरा रो, C1 कहने का मतलब पहला कॉलम और C2 कहने का मतलब दूसरा कॉलम। क्या कह रहा है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कह रहा है कि अगर आप कॉलम और कॉलम के साथ इंटरचेंज कीजिए या फिर रो और रो के साथ इंटरचेंज कीजिए, कहने का मतलब हम एक और मैट्रिक्स मान लेते हैं। इसी में देखिए हम लिख लेते हैं एंड बी, हमने बी लिखा और बी क्या लिखा, हमने बी लिखा A21 A22 A11 A12। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमने R1 को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया R2 के साथ। तब क्या कह रहा प्रॉपर्टीज, तब कहता तब जो आप इस A का डिटर्मिनेंट्स निकालिएगा, इस A का वो बराबर तो होगा B के डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू के, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा। किस चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ऐसा आप कॉलम के साथ भी इंटरचेंज कीजिएगा तब भी रिजल्ट निगेटिव में आ जाएगा। इंटरचेंज करने का मतलब ये हुआ कि हमने R1 को क्या किया, R2 के जगह पर भेज दिया और R2 को R1 के जगह पर भेज दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। कहने का मतलब अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है
2 3 4 6 या 6 के जगह पर और कुछ ले लीजिए 7। तो इसका आप ऐसे डिटर्मिनेंट्स निकाल लीजिए। हमने इसका ऐसे डिटर्मिनेंट्स निकाला, क्या निकलेगा 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 12, ये आपको आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा इंटरचेंजिंग करके देखते हैं। मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, नाउ अब हम इसी मैट्रिक्स को A को लिखते हैं 2 या 3 जो R1 है और ये जो R2 है, हम R2 को R1 की जगह भेज देते हैं। यानी कि हमने 4 और 7 को R1 की जगह भेज दिया और 2 और 3 को हमने R2 की जगह भेज दिया। हमने क्या किया, R1 के साथ R2 को इंटरचेंज कर दिया। तो देखिए अब क्या डिटर्मिनेंट्स निकलता है। इसका अब डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, अब माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। ये रिजल्ट 2 तो आएगा, लेकिन आएगा किस चीज़ में, माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा है। तो आपने देखा इंटरचेंज करने पर ये डिटर्मिनेंट्स ए जो है, इस डिटर्मिनेंट अगर थोड़ा देर के लिए मान लीजिए इसको हम बी नाम दे देते हैं, बी, तो ये डिटर्मिनेंट्स ए जो है वो डिटर्मिनेंट्स बी के इक्वल तो है लेकिन माइनस में। ठीक है, आप कॉलम के साथ भी कीजिएगा तब भी रिजल्ट माइनस में आएगा। ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, इसको देखिए, ये 2 मान लीजिए हमने इसको लिख लिया सी, ये 2 और 4 ये फर्स्ट कॉलम है 2 4, और ये 3 7 सेकेंड कॉलम है। हम 3 7 को लिख लेते हैं फर्स्ट कॉलम में, ये 3 7 को, और 2 4 को लिख देते हैं हम सेकेंड कॉलम में। अब डिटर्मिनेंट्स निकालिए इसका। अब जो आप निकालिएगा तो ये 4 3 12 माइनस 7 2 14, फिर भी रिजल्ट क्या आ रहा, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब आप क्या समझे कि जब भी आप रो को रो के साथ इंटरचेंज कीजिएगा तो रिजल्ट किस चीज में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखते हैं 5 नंबर प्रॉपर्टीज। 5 नंबर लेट, मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो प्रॉपर्टीज कहता है इफ अगर R1 ये आपका क्या है, R1 है, ये आपका क्या है R2 है, और ये आपका क्या है R3 है, और ये आपका क्या है C1 है, और आपका क्या है ये C2 है, और ये आपका क्या है C3 है। प्रॉपर्टीज कहता है अगर R1 पूरी तरह से बराबर हो जाए R2 के साथ, या R2 पूरी तरीके से बराबर हो जाए R3 के साथ, या फिर ऐसा भी आप कह सकते हैं कि R3 जो है वो बराबर हो जाए किसके साथ, R1 के साथ। ठीक है, कॉलम में भी हो सकता है, कॉलम मतलब C1 बराबर हो जाए C2 के साथ, या फिर C2 बराबर हो जाए C3 के साथ, या फिर C3 बराबर हो जाए C1 के साथ। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी 2 रो का सभी एलिमेंट बराबर हो जाए, या फिर 2 कॉलम का, तो ये जो डिटर्मिनेंट्स है इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 0। अब बात समझ में, देखते हैं एग्जांपल से हम समझते हैं आखिर हमने कहा क्या। हमने कहा कि अगर मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से रखा 1 2 3 4 5 6 1 2 3। ध्यान से देखिए यहाँ पे R1 जो है वो पूरी तरह बराबर है किसके, R3 के, क्योंकि R1 का एलिमेंट भी है 1 2 3, और R3 का भी जो एलिमेंट है वो है 1 2 3। तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0। बात समझ में आ रहा, आप इसको डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करके देखिएगा, रिजल्ट 0 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। देखिए एक और प्रॉपर्टीज 6 नंबर क्या है कि अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। तो इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए R1 0 हो जाए, R1 का सब एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर R2 का सब एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर R3 का सब एलिमेंट 0 हो जाए। उल्टा भी हम कह सकते हैं
हम कह सकते हैं या तो C1 का सब एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर C2 का सभी एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर C3 का सभी एलिमेंट 0 हो जाए। ऑल एलिमेंट्स, तब क्या होगा, तब भी डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम एग्जांपल द्वारा समझा देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से दे रखा है 0 0 0 3 2 1 4 0 2। देखिए इसमें क्या है, R1 का सब एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कुछ और तरीके से दिया रहता 0 0 0 3 7 2 1 9 8, तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। या फिर ये और किसी भी तरह से दिया रहता 2 7 6 2 9 4 0 0 0, तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं R1 का सभी एलिमेंट 0 है, यहाँ पे C1 का सभी एलिमेंट 0 है, यहाँ पे R3 का सभी एलिमेंट 0 है। तो ऐसा अगर आपको कहीं भी किसी भी डिटर्मिनेंट्स में दिख जाए, मैट्रिक्स में दिख जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना हो तो डिटर्मिनेंट्स क्या कैलकुलेट होगा, 0 कैलकुलेट होगा। इसका अगर हम क्या निकालेंगे, मान लीजिए B मैट्रिक्स था तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0। और अगर ये C मैट्रिक्स था और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम देखते हैं 7 नंबर प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज देखते हैं, 7 नंबर। ध्यान से देखिए ये क्या होता है। मान लीजिए हमने लिखा इफ A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। 2x2 ऑर्डर भी ले सकते थे। हमने ये 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, और एक और मैट्रिक्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंड B इज इक्वल टू, और हम B कैसा लिखते हैं, ध्यान देखिए। हम B लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, और हम क्या करते हैं, थर्ड रो में K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हो जाएगा A31 KA32 KA33। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे R3 को यानी कि थर्ड रो को K से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। वेयर K क्या है, वेयर जहाँ K जो है वो एनी स्केलर, कोई स्केलर है। ठीक है, तब इस दोनों में क्या रिलेशन होगा, देन तब जो है अगर हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ B कैलकुलेट करते हैं तो वो इस डिटर्मिनेंट्स A के जो है वो K गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, K गुना ऑफ डिटर्मिनेंट्स A हो जाएगा। इस पे एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए एग्जांपल। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 4 2 8 9, 2x2 ऑर्डर में लिए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से भी बात समझ में आ जाएगा। और हम एक और मैट्रिक्स B ले लेते हैं, B एंड B, और हम B कैसा लेते हैं, देखिए हमने फर्स्ट रो 4 2 को ऐसे ही रहने दिया, और ये जो सेकंड रो है इसमें कोई स्केलर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी नंबर से। मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 27। आ रहा है समझ में, हो जाएगा ना। हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने R2 को रिप्लेस कर दिया 3 गुना R2 से, तब जाकर के हमको ये मैट्रिक्स मिल गया। और 3 क्या है, कोई स्केलर है। चलिए अब हम देखते हैं, पहले A डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। हमने जब डिटर्मिनेंट्स A निकाला तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 36 माइनस, और 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब बताइए 36 से 16 जाएगा, ये आपको बचेगा 20। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ A है। अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ B निकालते हैं। जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ B निकालेंगे तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, आपको देख लीजिए क्या हो जाएगा, 27 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 4 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 28 2 बचेगा,
फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 8, 8 में 2 जोड़िएगा 10, यानी कि ये हो जाएगा 108। फिर आपको 24 को भी कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, यानी कि ये आपको आ जाएगा 48। और अब समझ में, अब इससे इसको आप माइनस कीजिए, ध्यान देखिए 8 से 8 जाएगा 0, और ये 0 से 4 नहीं जाएगा, इससे ये कैरी करेगा 10 हो जाएगा, 10 से 4 जाएगा, ये बचेगा आपको 6, यानी कि आपको ये आ गया 60। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हम इस 60 को हम 3 गुना 20 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। अब ये 3 को 3 रहने दीजिए, और इस 20 का वैल्यू देखिए क्या है आपको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो हम यहाँ पे डाल देंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी आपने देखा, जिस स्केलर से हमने मल्टीप्लाई किया था वही गुना में आ गया किसके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के। तो ये प्रॉपर्टीज जो अभी हमने लिखा था 7 नंबर, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका यूज होगा प्रॉब्लम में तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रॉपर्टीज के ऊपर हम कुछ बात आपको समझा रहे हैं, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। नोट 1, पहली बात नोट करके हम लिख देते हैं। फर्स्ट बात हम कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको अगर डिटर्मिनेंट्स इस तरह दिया रहे A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम इस डिटर्मिनेंट्स में टेकिंग कॉमन, हम कॉमन कर सकते हैं किसी में से भी। हम चाहें तो इन कॉमन कर सकते हैं R1 में से, या हम चाहें तो कॉमन कर सकते हैं R2 में से, या हम चाहें तो कॉमन कर सकते हैं R3 में से। कोई भी एलिमेंट हम कॉमन कर सकते हैं, टेकिंग कॉमन, ठीक है। या फिर हम चाहें तो हम C1 से भी कर सकते हैं, C2 से भी कर सकते हैं, C3 से भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमन क्या करेंगे, जो रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि पूरे मैट्रिक्स के तरफ पूरे एलिमेंट में कॉमन नहीं मिलना चाहिए, कोई भी एक रो में मिल जाए या एक कॉलम में मिल जाए, हम कॉमन्स कर लेंगे। मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स में अगर सभी एलिमेंट में कॉमन है तभी कॉमन करेंगे, या मल्टीप्लाई भी करते थे तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है, किसी भी एक रो में हम चाहें तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या कॉमन ले भी सकते हैं, अगर है किसी रो या कॉलम में तो, और हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप एक रो या एक कॉलम में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था। ये था पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, नोट टू, अगर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू Aij, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम होगा, लिखना चाहते तो लिख लीजिए, ऑफ ऑर्डर n। कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अगर हम क्या करें, इस मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई कर दें, k से, तो जो इसका डिटर्मिनेंट्स हम निकालेंगे ka का, वो इक्वल होगा k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी नोट हुआ। हमने कहा क्या कहा कि इफ a इज इक्वल टू Aij एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम उसको k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k क्या है, k वेयर k एनी स्केलर या फिर कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम k को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट्स निकाल लें तो वो इक्वल हो जाएगा k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, और n क्या है आपको पता ही है, ऑर्डर। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं ताकि अच्छे से बात समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए, एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 4 2 9, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए थोड़ा देर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स है, तो जब मल्टीप्लाई यहाँ पे मैट्रिक्स में होगा तो सभी एलिमेंट्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और फिर 3 9 ज़ा 27, ये निकल गया 3। तो प्रॉपर्टीज़ क्या कह रहा था, प्रॉपर्टीज़ कह रहा था कि अगर आप 3a का डिटर्मिनेंट्स निकालिएगा तो वो इक्वल हो जाएगा 3 का पावर n और डिटर्मिनेंट्स ऑफ a के।
ये था ना प्रॉपर्टी, और n क्या था, ऑर्डर, जो ऑर्डर का मैट्रिक्स है वही था। तो पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ए क्या आता है। डिटर्मिनेंट्स ए आप जब निकालिएगा 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा 27, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा 8, और इसको आप माइनस कीजिएगा तो ये 19 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 3a का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। अगर हम 3a निकालें तो 27 को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 9 से। यहाँ पे कर दीजिए 27 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 63। तो 3 हम यहाँ पे डाल देंगे, क्या बचेगा 6। फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 हो जाएगा, 18 में 6 जोड़िएगा 24 हो जाएगा, यानी कि ये आपको आ गया 243। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 243 माइनस, अब हमको क्या करना है, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 72, माइनस कर दीजिए, 3 से 2 जाएगा 1, 4 से 7 नहीं जाएगा, इससे ये कैरी करेगा, ये 14 हो जाएगा, 14 से 7 जाएगा 7, और यहाँ पे ये बचा 1। तो ये आपको आ गया 171। बात समझ में आ रहा है, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a क्या आ गया 171। अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a के जगह पर रख देते हैं 171 इज इक्वल टू 3 का पावर n, तो हम लिखते हैं 3 का पावर, तो 3a जो है ये डिटर्मिनेंट्स है, इसका वैल्यू निकला 171, हम यहाँ पे 171 लिखते हैं इज इक्वल टू 3 का पावर n, तो 3 का पावर n मतलब कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ a कितना निकला है 19, यहाँ पे हम डाल देंगे 19। तो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आता है कि नहीं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 19 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा 171। इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रू है। तो आया बात समझ में, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कभी भी कहा जाए, मान लीजिए आपको कहा जाए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए आपको कहा जाए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मान लीजिए ऑर्डर के बारे में कह दिया जाए कुछ भी, मान लीजिए कह दिया जाए 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन तब आपसे पूछा जाए, देन आपको ऑप्शन में दिया रहेगा इस तरह से, मान लीजिए दिया रहेगा के ए का डिटर्मिनेंट्स बराबर के का पावर 3 ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए, या फिर इसी के इक्वल में आपको दिया रहेगा के का पावर 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, या फिर इसी के इक्वल में आपको दिया रहेगा मान लीजिए कि के का पावर 4 ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, या फिर के का पावर 5 ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। बताइए कौन होगा इसका, ये हो जाएगा ये, क्योंकि ऑर्डर कितना है इसका 4 है। तो आया बात समझ में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखिए क्या होता है 8 नंबर प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम लिखते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए हमने लिखा a इज इक्वल टू ए बी, या फिर a1 b1 कर दीजिए, फिर हो जाएगा ये a2 b2, हमने ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा। प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर आप मान लीजिए R1 को रिप्लेस करके R1 में जोड़ दीजिए R2, या फिर घटा दीजिए, यही नहीं बल्कि आप चाहे तो R2 को रिप्लेस कर दीजिए और R2 में से R1 को जोड़ दीजिए, या फिर घटा दीजिए, यही काम आप चाहे तो कॉलम में भी कर सकते हैं। C1 को रिप्लेस कर दीजिए, C1 में C2 को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, या फिर C2 को रिप्लेस करके C2 में C1 को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। ऐसा आप कुछ भी करते हैं, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो होगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैन नॉट बी चेंज, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, यही कहने का मतलब है 8 नंबर प्रॉपर्टीज का। लेकिन एग्जाम्पल दे देंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो ठीक है देखिए इस पे एग्जाम्पल। कोई भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं, हमने लिखा a इज इक्वल टू 3 4 2 9, हमने ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा। आप पहले इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपको क्या हो जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 27, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 8, ये आपको आ जाएगा 19। ठीक है 19 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा जो अभी प्रॉपर्टीज हमने समझाया था वो करके देखते हैं। हम थोड़ा देर के लिए हमने R1 को रिप्लेस कर दिया और R1 में हमने जोड़ दिया R2,
तो ध्यान से देखिए, ये आपका है R1 और ये आपका है R2। रिप्लेस कौन हो रहा है? R1। ये तब आपका A क्या हो जाएगा? तब जो A हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3 में 2 जुट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और 4 में 9 जुट जाएगा, ये 13 हो जाएगा। क्योंकि R1 में हम क्या कर रहे हैं? R2 को जोड़ रहे हैं। बाकी R2 जिस तरह उसी तरह लिखा जाएगा, 2 और 9 का 9। अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकालिए, देखिए क्या निकलता है। 9 को 5 से गुना कीजिएगा, ये आपको आ जाएगा 45, माइनस 13 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आ जाएगा 26। देखिए घटा करके 5 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, इससे कैरी करेगा 15 हो जाएगा, 15 से 6 जाएगा, क्या बचेगा? 9। 3 से 2 जाएगा, बचेगा 1। कितना आया? 19 ही आया। हमने क्या किया? R1 को रिप्लेस करके R2 में जोड़ दिया। हमने जितना बात अभी प्रॉपर्टीज में समझाया था, उसमें कोई भी चीज़ कीजिएगा तो आपको डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप चाहे तो R1 में R2 को जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, जितना बात हमने कहा था। हाँ, लेकिन एक दफ़ा में एक ही चीज़ कीजिएगा ना, सब चीज़ तो एक ही दफ़ा नहीं ना कर दीजिएगा कि हम R1 में R2 को जोड़वो करेंगे, घटाएंगे भी, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी काम होगा तो एक दफ़ा होगा, ठीक है। तो आपने ये 8 नंबर प्रॉपर्टीज़ को समझा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, नंबर 9। ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये मान लीजिए अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से दे रखा है, इफ इस तरह से दे रखा है कि हम लिख रहे हैं A प्लस अल्फा, ठीक है, और B प्लस बीटा और C प्लस गामा। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, और फिर यहाँ पे है मान लीजिए A1 A2, और यहाँ पे है B1 B2, और यहाँ पे है C1 C2। तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है? कहता है कि इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो होगा वो हम बराबर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ B प्लस डिटर्मिनेंट्स ऑफ C के। अब आप कहिएगा सर ये B और C क्या है? वही हम आपको समझा रहे हैं। वेयर B कैसे निकलेगा? B जो B निकलेगा वो हमको इस तरह से निकल जाएगा। इसमें देखिए क्या है, A प्लस अल्फा। हम क्या करते हैं, इस अल्फा को छोड़ देते हैं और A1 A2 से पहला कॉलम लिख लेते हैं, A1 A2। इसी तरह इसमें हम क्या करते हैं, इस बीटा को छोड़ देते हैं, B1 B2 से हम दूसरा कॉलम लिख लेते हैं, B1 B2। और इसी तरह इसमें हम क्या करते हैं, इस गामा को छोड़ देते हैं और C1 और C2 से हम ये लिख लेते हैं। आया बात समझ में? तो B लिखा है इस तरह। और C मैट्रिक्स कैसे लिखाएगा? C डिटर्मिनेंट C कैसे लिखाएगा? जो हमने छोड़ा था, इसमें क्या छोड़ा था? अल्फा अल्फा लिखेंगे, बाकी ये दोनों ऐसे ही लिखा जाएगा, A1 A2। फिर इसमें क्या छोड़ा था? बीटा, वो बीटा लिखा जाएगा, और फिर हो जाएगा B1 B2। बस समझ में आ रही है? और फिर ये हो जाएगा गामा हो जाएगा, और ये हो जाएगा C1 C2। आया बात समझ में? मतलब हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है, अगर इस तरह से लिखा है तो। और अगर ये माइनस में होता, अगर ये माइनस में होता तो हम यहाँ क्या डालते? माइनस डालते। तो ये था 9 नंबर प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं 10 नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए 10 नंबर प्रॉपर्टीज, मान लीजिए हमने लिखा इफ एनी डायगोनल मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है? n ऑर्डर का मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स है। तब जो इसका डिटर्मिनेंट्स निकलेगा वो इस तरह निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा A11 गुने A22 गुने A33 डॉट 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 डॉट, ये चला जाएगा ANN तक। आया बात समझ में? ये था 10 नंबर प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब इस पर अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स ये है 3004 डायगोनल मैट्रिक्स, ये 2x2 ऑर्डर का हमने ले लिया। तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम निकालेंगे, डायरेक्ट 3 और 4 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 12, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर 11। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, दोनों का दोनों स्क्वायर है। मान लीजिए इफ A एंड B एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, देन तब
तब क्या रिलेशन होगा। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और तब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और तब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालें, तो ये इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी के मल्टीप्लिकेशन के। आया बात समझ में। ये था 11 नंबर प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, ये सारा जो हमने अभी समझाया ये था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको आप देखिए और समझिए। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलेंगे इन सभी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर प्रॉब्लम को लेकर के। तो जब वहाँ पे हम प्रॉब्लम में इन प्रॉपर्टीज़ को यूज करेंगे तब और अच्छे से आपको बात समझ में आएगा। और अगर आप कहीं पे किसी भी जगह पे अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।